हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बायोलॉजी विद अभिषेक यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम 10th एंड 12th बायोलॉजी को, कंप्लीट बायोलॉजी को डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, बोर्ड एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए, और आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे और विद नोट्स डेफिनेशंस भी लिखवाएंगे, ताकि क्योंकि समझ तो आ जाएगा कॉन्सेप्ट, लेकिन बोर्ड में लिखने के लिए कंटेंट भी तो चाहिए होगा, वो भी कंटेंट मैं ही प्रोवाइड करवाऊँगा। और इससे पहले क्लास में मैंने जैव प्रक्रम, जो 10th बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, इसमें मैंने जैव प्रक्रम के बारे में बताया था कि क्या है ये, और इसमें जो जैव प्रक्रम में जो 4 प्रोसेसेस होती हैं मेन: न्यूट्रिशन, पोषण, रेस्पिरेशन, श्वसन, ट्रांसलोकेशन, स्थानांतरण और एक्सक्रीशन, उत्सर्जन, इन चारों प्रोसेसेस के बारे में हमने जाना था। और इसके बाद जो इन रिएक्शंस के, इन प्रोसेसेस के अलावा जो केमिकल्स रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती हैं, उनके बारे में भी समझा था। वो कौन सी थी? वो थी कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस। अच्छे से समझा था तो कि पोषण के आगे के पोर्शन को, कि आगे क्या है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन के बारे में हम जानेंगे। क्या हो गया इसका मतलब? न्यूट्रिशन का मतलब होता है फूड लेना, यानी कि कोई फूड है, भोजन है, उसको मैं इंटेक करता हूं, यानी कि खाता हूं। खाने के बाद उस फूड का जो हम अपनी बॉडी के लिए उपयोग कर लेते हैं एज अ एनर्जी फॉर्म, ग्लूकोज में कन्वर्ट करके एनर्जी रूप में बदलते हैं। तो क्या हो गया? फूड लेकर के बॉडी में उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। तो आशा करता हूं ये समझ आया होगा। अब हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन को, कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जो कि बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए जरूरी हो जाएगी। और वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव भोजन प्राप्त करते हैं और उसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, वृद्धि तथा शरीर के रखरखाव के लिए करते हैं, पोषण कहलाता है। तो ये हो गई डेफिनेशन न्यूट्रिशन की। इसे नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। अब हम जानेंगे इसके आगे कि पोषक पदार्थ और पोषक पदार्थ के क्लासिफिकेशन, इनकी वर्गीकरण के बारे में। पोषक पदार्थ वे रासायनिक पदार्थ होते हैं। पोषक पदार्थ वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा, वृद्धि, विकास और मरम्मत तथा शरीर में रोधन क्षमता को विकसित करने का काम करते हैं। वो सभी पोषक पदार्थ कहलाते हैं। ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो अगर लिखना चाहो, लेकिन इसकी डेफिनेशन आएगी नहीं। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन लिख लो, हो सकता है 1 या 2 नंबर में पूछ ली जाए। नाउ अब हम समझते हैं इसके क्लासिफिकेशन को, कि पोषक पदार्थ का वर्गीकरण क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जनरली 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, एंड सेकंड इज फैट्स, थर्ड इज प्रोटीन्स, एंड फोर्थ इज विटामिन, एंड फिफ्थ इज वाटर एंड मिनरल्स। तो ये नोट डाउन कर लीजिए। एंड इसके आगे हम समझेंगे एक एक करके, डिफाइन करके, कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है और ये हमारी बॉडी के लिए कैसे फायदेमंद साबित होते हैं। एंड फैट्स क्या है, फैट्स हमारी बॉडी के लिए कैसे प्रॉफिटेबल होते हैं। एंड प्रोटीन्स के बारे में समझेंगे, विटामिन के बारे में समझेंगे, और वाटर एंड मिनरल्स के बारे में समझेंगे। देखो यहाँ पर वाटर के बारे में पढ़ना है। ये भी एक पोषक तत्व के रूप में आता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बॉडी हमारी वाटर से ही निर्मित होती है। तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब पहला जो पोषक तत्व है वो है कार्बोहाइड्रेट। टोटल ये 5 प्रकार के थे। पहला जो है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में अब हम समझेंगे डिटेल से, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को शरीर का मुख्य एनर्जी सोर्स कहते हैं, एनर्जी स्रोत कहते हैं। हम भागते हैं तो आप कह सकते हो हमें कार्बोहाइड्रेट एनर्जी दे रहा है। हम बोल रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी दे रहा है। हम कुछ हार्ड वर्क, परिश्रम कर रहे हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट एनर्जी दे रहा है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी हमें कहां से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। अब बात कर लेते हैं इसके कॉम्पोजिशन, यानी कि निर्माण की। ये निर्मित किससे होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन एक एलिमेंट कार्बोहाइड्रेट का नहीं है? तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन दे दिया होगा, तो नाइट्रोजन पे टिक कर देना कि नाइट्रोजन कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं आता है। कार्बोहाइड्रेट्स 3 तत्वों से मिलकर बना होता है: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसका भी एक अनुपात होता है, यानी कि किसकी मात्रा तय होती है कि इतनी मात्रा कार्बन की होनी चाहिए, इतनी मात्रा हाइड्रोजन की होनी चाहिए, इतनी मात्रा ऑक्सीजन की होनी चाहिए। देन निर्माण किसका होगा? कार्बोहाइड्रेट का। तो इसका निर्माण क्या होता है? रेशियो क्या होता है?
किस अनुपात में ये मिले रहते हैं? 1:2:1, यानी कि 1 कार्बन का, 2 हाइड्रोजन का एंड 1 ऑक्सीजन का क्या मिलकर बन जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स मिलकर बन जाते हैं। नाउ आशा करता हूं ये आपको समझ आया होगा। अब इसकी हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। की परिभाषा ये हो जाएगी कि कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं तथा शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ये हो गई कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन। ये दो प्रकार 10th की बुक में दिए हुए हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। तो यहाँ पे समझ लेते हैं इसके एग्जाम्पल क्या है। सरल कार्बोहाइड्रेट, यहाँ इससे समझ आ रहा होगा सबसे कि सिंपल यानी कि साधारण प्रकार के, और जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड, ज्यादा तत्वों से मिलकर बने होते हैं, वो जटिल कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। सरल कार्बोहाइड्रेट्स में हम एग्जाम्पल लिख लेंगे ग्लूकोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज और लैक्टोज। ये सरल कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जांपल्स हैं। यहां से भी ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से सरल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, या ऐसा पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा सरल कार्बोहाइड्रेट्स है। आपको जटिल कार्बोहाइड्रेट्स दिए होंगे 3 और एक सरल कार्बोहाइड्रेट्स दिया होगा, तो आपको टिक करना रहेगा। तो अब इसमें हम एग्जाम्पल लिख लेंगे। जटिल कार्बोहाइड्रेट्स में हम मंद यानी कि स्टार्च, ये जटिल कार्बोहाइड्रेट्स का एग्जाम्पल है। ये प्लांट यानी कि पौधों में भोजन के रूप में स्टोर रहता है, स्टार्च में प्लांट्स में, और एनिमल्स होते हैं उनमें जो फूड होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। ये जटिल कार्बोहाइड्रेट्स का एग्जाम्पल है। आशा करता हूं यहां तक समझ आया होगा। यहाँ पे अब हम इसके फंक्शन देख लेते हैं। ये 4 कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन, इनको भी नोट कर लेना है। अगला जो पोषक तत्व है वो है फैट। फैट के बारे में, फ्यूल का भंडार। क्या जो फैट्स होते हैं वो फ्यूल का भंडार होते हैं, मतलब 1 ग्राम हमने जितना कार्बोहाइड्रेट खाऊंगा उतनी एनर्जी आधे ग्राम फैट में मिल जाएगी। यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला कोई पोषक तत्व है वो फैट। फैट में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। कितनी एनर्जी होती है इसमें? 9.3 किलो कैलोरी पर ग्राम, किलो कैलोरी पर ग्राम में होती है। 9.3 किलो कैलोरी पर ग्राम में एनर्जी कौन देता है? फैट सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला होता है। और जो हमने अभी कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था वहां पर आप नोट कर लेना, नीचे नोट पॉइंट डाल के, उसमें 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम में कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लेना वहां पे। और ये फैट मिलता कहां से है? इसके एग्जांपल में लिख लेंगे घी, तेल, मूंगफली, ईटीसी। ये हम इसके एग्जांपल्स में डाल लेंगे। अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की तो आप यहां से नोट कर लेंगे डेफिनेशन। अगर इसके कार्यों की बात करें तो जैसे कि हमने बताया ये फ्यूल का भंडार होता है, यानी कि ऊर्जा का भंडार होता है। सबसे ज्यादा एनर्जी यहीं से मिलती है, तो हमें ये इसके कार्यों में लिख लेंगे ऊर्जा उत्पादन के प्रमुख स्रोत है, ठीक है। शरीर का टेम्परेचर मेंटेन कौन रखता है? ये फैट रखता है। ये विटामिन ए, डी, ई, के, उनमें उनको अपने अंदर सोल्यूबल बनाती है, घुलनशील बनाती हैं। यानी कि ये फैट में इसका मेन कार्य कुछ ऐसे होते हैं कि ये फैट के विलायक के रूप में काम करते हैं। यानी कि जो विटामिन होती हैं, अभी हम आगे समझेंगे, इसके आगे विटामिन के बारे में समझेंगे, आएंगे पोषक तत्व में। तो जो विटामिन के होती है, ई होती है, डी होती है, ए, ये विटामिन फैट सोल्यूबल विटामिन होती हैं। तो ये विलायक का काम करता है विटामिन के लिए। इन विटामिन के लिए फैट विलायक का काम करता है। यहाँ पे इसे हम नोट कर लेंगे स्टार डाल के। जो लिपोजेनेसिस प्रोसेस होती है उस क्रिया के द्वारा फैट कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये कुछ इसके कार्य हैं, आप नोट कर लीजिए यहाँ पे। एंड नाउ अब हम पढ़ेंगे इसके आगे प्रोटीन्स के बारे में। ये हमने ये 2 पढ़ लिए, पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा फैट।
एंड हम तीसरा पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन का एकलक यानी कि इकाई होता है अमीनो एसिड, यानी कि अमीनो अम्ल किसका एकलक होता है? प्रोटीन का। टोटल 20 में से जो 10 होते हैं वो एसेंशियल कहलाते हैं, 10 होते हैं वो नॉन एसेंशियल कहलाते हैं। एसेंशियल वो होते हैं जिन्हें हम हमारी बॉडी बाहर से इनटेक करती है, और नॉन एसेंशियल वो अमीनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी स्वयं से बनाती है। तो हमें रिक्वायर उन अमीनो एसिड की होती है जो एसेंशियल मतलब बाहर से प्राप्त होते हैं। तो इन 20 अमीनो एसिड से किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन का कुछ इस प्रकार काम होता है: ग्रोथ करना, शरीर को बढ़ाना, रिपेयर करना एंड बॉडी बिल्डिंग। अक्सर सुना होगा कि जब अक्सर हम कहते हैं कि जिम जाना है तो प्रोटीन ले लो। क्यों कहते हैं? दैट्स वाई, क्योंकि इसलिए ही कहते हैं क्योंकि प्रोटीन का काम होता है रिपेयर करना। ऑर्गन्स टिश्यूज होते हैं उनको ग्रोथ करवाना और रिपेयर करना, एंड बॉडी बिल्डिंग और शरीर में मांसपेशियों का निर्माण करना किसका काम हो जाएगा? प्रोटीन का काम हो जाएगा। तो यहाँ तक मुझे आशा करता हूँ यहाँ तक समझ आया होगा। तो इसकी कुछ डेफिनेशन इस प्रकार है कि प्रोटीन ऐसे जटिल कार्बनिक पोषक पदार्थ हैं जो अमीनो एसिड से बनते हैं और शरीर की वृद्धि तथा ऊतकों की मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं। आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए जो डेफिनेशन है, और इसके कार्यों को भी लिख लीजिए। शरीर की वृद्धि, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करना, नई कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण करना, आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा भी देना। ऊर्जा इस प्रकार देती है कि इसमें 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम में होती है। कितनी? प्रोटीन से हमें एनर्जी 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम में मिलती है। ये हमने कितने जो पोषक पदार्थ थे 5, उनमें से हमने कितने कंप्लीट कर लिए? 3 कंप्लीट कर लिए। अब हम पढ़ेंगे हमारा चौथा पोषक तत्व, वो क्या है? वो है विटामिन। विटामिन हमें क्या ऊर्जा देती है? बिल्कुल नहीं। फिर विटामिन क्या करती है? विटामिन की हमारी बॉडी में बहुत कम रिक्वायर होती है, लेकिन चाहिए होती है। किस लिए? हमारी बॉडी में जो क्रियाएं होती हैं उन सभी प्रोसेसेस को सही ढंग से कराने के लिए किनकी रिक्वायर होती है? विटामिन की रिक्वायर होती है। ठीक है, ये हमें ऊर्जा बिल्कुल नहीं देती है, शरीर की क्रियाओं को सही ढंग से करने में मदद करती है। अगर हम इसकी हिस्ट्री की थोड़ी बात करें तो विटामिन शब्द की खोज सबसे पहले फंक ने की थी। 1911 में इस वर्ड का यूज किसने किया था? फंक ने किया था। विटामिन के टाइप्स यानी कि प्रकार। विटामिन 2 प्रकार की होती है। टोटल विटामिन कितनी होती हैं? टोटल विटामिन 12 होती हैं। कौन कौन सी होती है 2 प्रकार की? पहली हो जाएगी फैट सोल्यूबल, दूसरी हो जाएगी वाटर सोल्यूबल, जल में घुलनशील। इनकी कितनी कितनी संख्या होती है? जो फैट सोल्यूबल विटामिन होती हैं उनके एग्जाम्पल हैं, इसे हम ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। ये कीड़ा, ठीक है, कीड़ा करके याद करेंगे। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये 4 विटामिन हैं वो वसा में घुलनशील होती हैं। और बाकी जो विटामिन होती हैं बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, ये होती हैं जल में घुलनशील विटामिन। तो यहां तक ये समझ आया होगा। और जो विटामिन हैं इनके साइंटिफिक नेम क्या है वो स्क्रीन पर आ रहे हैं, यहां से आप नोट डाउन कर सकते हैं, कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसमें हमें आपको ये भी याद रखना है कि किस विटामिन से कौन सी बीमारी होती है, किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। जैसे B1 विटामिन है यानी कि जिसे हम थायमिन कहते हैं, उससे वेरी वेरी रोग होता है। इसी प्रकार से सभी विटामिन की कमी से कोई ना कोई रोग होता है। तो उन रोग को पढ़ लेना है और उन विटामिन को कहां से प्राप्त करते हैं, उनके स्रोत को वो भी याद कर लेना है। स्क्रीन पर जो शो हो रही है टेबल, यहां से आप नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको एक फैक्ट बता दूं। फैक्ट ये है कि जो सबसे पहले खोजी जाने वाली विटामिन थी वो विटामिन बी थी, थायमिन थी, B1 थी विटामिन, यानी कि जिसे हम थायमिन कहते हैं। इससे वेरी वेरी रोग होता है। लेकिन इससे पहले विटामिन सी के बारे में जानकारी थी, लिखित में B1 विटामिन को माना जाता है। शरीर से प्राप्त होने वाली विटामिन कौन सी है? स्किन के माध्यम से वो विटामिन डी होती है, सूर्य से प्राप्त की जाती है। और ऐसी कौन सी विटामिन होती है जो जल पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाती है? वो विटामिन होती है विटामिन सी, जो हमें खट्टे पदार्थों से प्राप्त होती है। ठीक है, और विटामिन सी को हम जब खाना तैयार करते हैं तो विटामिन सी हमारे फूड में होती है, कुछ फूड्स में वो जल भी जाती है। एंड एक किसका बता दूं, जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें पाई जाती है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है।
एक्सेप्शन। अपवाद क्या है? विटामिन सी जो कैमल होता है उसके मिल्क में भी पाई जाती है। पांचवा जो टॉपिक है वाटर एंड मिनरल्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो मिनरल्स होते हैं उनकी भी हमें कम मात्रा में रिक्वायर होती है, लेकिन चाहिए होते हैं बॉडी के लिए। यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम की रिक्वायर, जो तंत्रिका और मांसपेशियां होती हैं उनके समन्वय के लिए पोटेशियम की रिक्वायर होती है। आयोडीन होता है जो थायराइड हार्मोन होता है, थायराइड हार्मोन के लिए आयोडीन की रिक्वायर होती है। आयरन होता है उसकी हीमोग्लोबिन निर्माण में जरूरत पड़ती है। कैल्शियम होता है ये हमारे दांतों और हड्डियों के लिए यूजफुल होता है, उसमें इसकी रिक्वायर होती है। तो ये माइन्यूट मात्रा में मिनरल्स की रिक्वायर होती है बॉडी को। इनका काम क्या होता है? अगर हम काम की बात करें तो ग्रोथ और बॉडी फंक्शन इनका मेन काम है। ठीक है, ये समझ आया। अब बात करते हैं वाटर की। वाटर भी बॉडी में, हमारी बॉडी में बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? परिवहन बहुत अपने में एक मायने रखता है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि खाना खाते हैं, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा तो बॉडी में कहां से ताकत आएगी और कहां से एनर्जी मिलेगी? ऑर्गन्स को, हाथ के लिए अलग, बोलने के लिए अलग, है ना, चलने के लिए, पैरों के लिए अलग एनर्जी। तो ये ट्रांसपोर्ट होता है ना, ये मेन रोल अदा करता है किसमें? जो एनर्जी होती है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। उसमें किसका माध्यम लेती है? वाटर का माध्यम, वाटर को माध्यम बनाती है। और वाटर इसके अलावा क्या काम करता है? प्लस जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है। एंड जो वेस्ट रिमूवल होता है हमारी बॉडी का, उसको सही जगह पर पहुंचाने का काम कौन करता है? वाटर। तो वाटर हमारे लिए इस प्रकार जरूरी हो जाता है। और अक्सर हम जानते ही हैं सभी की मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट वाटर से ही मिलकर बना हुआ है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोगों ने जो जेट प्रक्रम चैप्टर है 10th बायोलॉजी का, उसका न्यूट्रिशन यानी कि पोषण जो टॉपिक है वो हमने कंप्लीट किया। पोषण में हमने पोषण को पढ़ा कि पोषण क्या होता है और कैसे फायदेमंद होता है, और पढ़ा कि पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं और वो हमारी बॉडी में किस प्रकार से कैसे यूजफुल होते हैं, उनका हमारी बॉडी में क्या रोल होता है। आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा लेक्चर, समझ आया, तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए चैनल को एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।